ओके। सो हेलो। आज हम लोग कर रहे हैं पद परिचय फॉर क्लास 10th। ठीक है, 10th क्लास में पद परिचय पूछा जाता है ना, होता है हिंदी ग्रामर के अंदर। तो बस वही हम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, एवरीथिंग इज़ जस्ट सिंपल। और मैंने बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। थोड़ा इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, बट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी स्पिरिट के साथ स्टार्ट करते हैं पद परिचय। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि पद परिचय में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या नहीं आता है तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पे छोटी सी प्रिपेयर की है। देखो, संज्ञा आना चाहिए, सर्वनाम आना चाहिए, सब मैं बताऊँगी। ठीक है, आपको कहीं पर भी और अदर चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि संज्ञा पढ़ना है अलग चैनल, फिर सर्वनाम पढ़ना है तो डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट बुक। नो नीड टू चेंज, आई विल टेल यू एवरीथिंग हेयर। इनके टाइप्स भी पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में क्या है, लिंग, वचन, कारक, विशेष्य और काल। कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थिंग्स। और इन सब के बारे में पढ़ना है, और इनके टाइप्स अगर हैं तो, ठीक है, तो उस तरह से हमको इनको पढ़ना है। जैसे कि अगर हम लिंग का एक एग्जांपल लें और लिंग को देखें, तो लिंग क्या होता है कि वो पुरुष या स्त्री, इसको पता लगाने के लिए हम लिंग का प्रयोग करते हैं। और लिंग के कितने भेद होते हैं, 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसके बारे में थोड़ा सा। और उसको समझना आना चाहिए कि पुल्लिंग कब बोला जाता है और स्त्रीलिंग कब बोला जाता है। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आना चाहिए, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी। ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेशन लिख के आएंगे, नहीं, आपको पद परिचय दिख के आना होगा, पदों को एक्सप्लेन करना होगा कि ये पद संज्ञा है, इसमें ये वाली लिंग है, ये वाला वचन है, इसमें ये वाला कारक है, और इसमें ये वाला विशेष्य है, ये वाला सर्वनाम है, ये वाला विशेषण है, या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, वो सब कुछ करनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि पद, शब्द और वाक्य, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और फिर दोबारा समझ में नहीं आएगी। ओके, सो ये पद है। पद हमें नहीं पता क्या होता है। शब्द हमें पता है, शब्द है राम। वाक्य है राम बाजार जाता है। तो पद क्या है, व्हाट इज पद? पद भी है राम, लेकिन जब समझ गए होंगे कुछ लोग तो, जैसे कि अगर हमने लिखा, वेट, राम बाजार जाता है। राम पहले एक अकेला शब्द था, और जब हमने इसको कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर इसके साथ वाक्य बनाया, तो अब राम क्या हो गया है, अब राम पद हो गया है। पहले राम शब्द था, अब राम पद हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि बेसिकली वाक्य में जाते ही जो शब्द हैं वो पद बन जाते हैं। वाक्य में जाते ही जो शब्द हैं वो पद बन जाते हैं, यानी पद ऐसे शब्द जो कि वाक्य में लगे हुए हों, ऐसे शब्द जो कि वाक्य में लगे हुए हों। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें, अब हमने देखा था हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, संज्ञा से। पद हमने समझ लिया है। ठीक है, पद हमने समझ लिया है, संज्ञा से हमको स्टार्ट करना है। तो ये रही संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु, जाति, भाव, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य एक जाति है, अमेरिका या भारत स्थान है, बचपन और मिठास भाव हैं, जिन भाव वो, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, भाव क्या होता है, भाव वो होते हैं जो कि हम जैसे शब्दों में बता सकते हैं, मतलब शब्दों में भी नहीं बता सकते, और ना वो कोई रूप होता है उनका। जैसे अभी हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा में, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, किताब, टेबल, ये सब वस्तु हैं। तो व्यक्ति कोई भी, जैसे कि सीता,
सीता कौन है? सीता कौन है? सीता एक व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में लिखना है तो आप जैसे में लिख सकते हो, जैसे कि सीता या फिर रीटा या फिर श्याम, इस तरह से। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। जाति, भाव और समुदाय या समूहवाचक, समुदाय या समूह भी हम देखेंगे। ठीक है, और फिर अपना है ही द्रव्यवाचक संज्ञा को भी देखेंगे। पर इसके 5 भेद होते हैं संज्ञा के। तो जब आप वहाँ पर जब हम एक्सप्लेन करेंगे कि पद परिचय जब हम देंगे तो वहाँ पर हमको एक एक चीज़ डिफाइन करनी होगी कि संज्ञा कौन सी है। संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कौन सी है? संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, इस तरह से। लेकिन वो बाद में देखेंगे कि पद परिचय किस तरह से लिखना है, फॉर्मेट क्या है, वो सब बातें बात की है। अभी क्या मेन बात है? अभी मेन बात ये है कि इस चीज़ को पहले समझना आना चाहिए कि सारी जो ये 10 के 10 चीज़ें हैं, ये 10 के 10 चीज़ें क्या हैं, क्योंकि इनका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो कुछ मतलब नहीं है। सो ये है संज्ञा। 5 संज्ञा के 5 भेद कहे जाते हैं। ठीक है, कहीं 5 भी हैं, कहीं कहीं 7 भी हैं। 5 आते हैं, बहुत है। ठीक है, 1-2 तुक्के भी लग जाते हैं कभी कभी। सो 5 भेद कहे जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदाय या समूहवाचक और द्रव्यवाचक। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? व्यक्तिवाचक से। ठीक है, अब हम संज्ञा के भेदों को जानेंगे। ठीक है, अब हम किसके भेदों को जानेंगे? अब हम संज्ञा के 5 भेदों को जानेंगे। पहला कौन सा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध हो, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि साधारण शब्दों में कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो कि विशेष महत्व रखता हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ये जो साधारण शब्दों में लिखा हुआ है, ये बहुत आसान है समझने के लिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक बार देखेंगे इसको, थोड़ा सा इसको बड़ा करके। ओके, तो इसको, ये जो है साधारण शब्दों में, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये इसको समझना ज़रूरी है। डेफिनेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई लिखे चाहे ना लिखे। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या जो अपनी, जैसे कि मैं, ठीक है, जैसे कि रमन। अब रमन जो है वो एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी में या अपने जान पहचान वाले लोगों में एक अच्छी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, हम अगर बात करते हैं कि किसका नाम लूँ, जैसे कि अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन वो एक अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है, अपना एक विशेष महत्व रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत हम उसको लेते हैं। ओके, अब जैसे कि अगर हम देखें इसमें अगला जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा जिस किसी एक शब्द, हम साधारण शब्दों में देखते हैं सीधा सीधा, शब्द जो किसी पूरी जाति को, उसकी संपूर्ण श्रेणी और उसके पूरे वर्ग को संबोधित करता है, वह जातिवाचक शब्द कहा जाता है। इससे तो मुझे लगता है ऊपर वाली आसान है। कौन सी? ये वाली।
ठीक है, ये डेफिनेशन इजी डेफिनेशन है कि संपूर्ण जाति का बोध हो, कि संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कोई समाज होता है कोई, है ना, जैसे कि हम अगर बात करें ब्राह्मण समाज, तो वो पूरे समाज की बात हो जाती है। अगर हम बात करें मुसलमान में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी आ जाती है। तो जहाँ पर पूरी कम्युनिटी का बोध है उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, और इसको हम अभी डीप में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब जैसे कि हम कहें जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। यह साधारण शब्दों में भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है। यह अमूर्त तथा केवल अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं। इनमें हमारी भावनाएं प्रमुख होती हैं। ठीक है, ये दिखते नहीं हैं, भाव दिखते नहीं हैं, ये किसी के स्थान, किसी के गुण, किसी के कर्म, किसी की दशा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, छोड़ो एग्जाम्पल नहीं लेते अभी, छोड़ो एक बार इसको। ठीक है, अगला देख लेते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक। जो शब्द एक पूरी जाति या एक संपूर्ण, अच्छा जातिवाचक जो है, और ये जाति में आ जाता है इंसान, समूह या समुदाय में आ जाता है कोई भी धर्म या कोई भी कम्युनिटी, इस तरह से। जैसे हमने बात की थी ब्राह्मण समाज की, तो उसमें पूरा जो समुदाय है वो शायद इसमें आएगा, वो अभी हम डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में किसी भी शब्द के पूरे वर्ग को दर्शाने वाले शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और द्रव्यवाचक क्या होता है, किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है या उनका बोध कराता है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। ठीक है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमने शुरू किया था, 5 नाम हमने देखे थे। कौन से थे वो 5 नाम? पहला था व्यक्ति, दूसरा था जाति, तीसरा था भाव, चौथा था, ये तो भाव का अर्थ है, चौथा था समुदाय, और 5वां था द्रव्य। ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा इत्यादि सब व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आते हैं। स्थान दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला इत्यादि सब के सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। इमारत का नाम ताजमहल, लाल किला, हवा महल इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण नीचे हैं, ये जैसे वर्ड्स हैं ये, और ये सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो इमारत का नाम, कोई भी इमारत का नाम हो, जैसे ताजमहल, लाल किला, हवा महल, या फिर और कौन से होते हैं, इंडिया गेट, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया। तो कोई भी इमारत हो, या फिर किसी का पर्टिकुलर घर तो हाँ, मतलब घर का अगर कोई नाम है तो पर्टिकुलरली वो। ठीक है, अब देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या क्या है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो पर्टिकुलर एक इंसान है राम जो कि स्कूल जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी स्कूल जाती है। ठीक है, तो एक किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, तो ताजमहल अकेला उन 7 में से एक है। इसका यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि जो है ताजमहल, लाल किला और 5-6 ऐसी बिल्डिंग्स सब जो है 7 अजूबों में है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो सबके सब एक साथ थे, नहीं, केवल एक सिंगल। शिमला एक पर्यटन स्थल है, तो शिमला ही एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, यहाँ पर केवल शिमला की बात हो रही है। इन पंक्तियों में राम, ताजमहल, शिमला और जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोधक है। अच्छा, अब इसमें वस्तु कौन सी है? वस्तु है कोई? वस्तु कहाँ है?
है वस्तु। इमारत वस्तु होती है, इमारत वस्तु होती है। घर एक वस्तु है, ठीक है, घर एक चीज़ है, तो वैसे कोई भी इमारत एक चीज़ होती है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। तो इन पंक्तियों में राम, ताजमहल, शिमला और जवाहरलाल नेहरू। राम और जवाहरलाल नेहरू तो हो गए हमारे व्यक्ति, विशेष व्यक्ति। विशेष स्थान कौन सा हो गया? विशेष स्थान हो गया शिमला, और वस्तु कौन सी हो गई? ताजमहल, ठीक है। अगला, जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि वस्तु, स्थान, प्राणी। वस्तु के अंदर कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक, टेबल, फैन, गुलदस्ता, फूल, पत्ती, कुछ भी, ठीक है, एवरीथिंग, कोई भी चीज़, तकिया, चादर, बिस्तर, कमरा, इस तरह से। स्थान, स्थान में भी कमरा आ सकता है शायद, ठीक है। स्थान यानी पहाड़, तालाब, गांव, शहर, जयपुर, जैसलमेर वगैरह वगैरह। प्राणी, पुरुष, स्त्री, गाय, भैंस, शेर, कुत्ता, बिल्ली, सब कुछ। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? गाय बहुत ही उपयोगी पशु है। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। यहाँ पर पर्टिकुलर स्त्री या पर्टिकुलर किसी एक गाय का, कि जैसे हीरा मोती की एक 9th में एक स्टोरी थी, तो उसमें हीरा और मोती पर्टिकुलरली 2 गायें या भैंस जो भी हैं वो हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर गाय मतलब केवल गाय, और गाय मतलब दुनिया की सारी गाय, स्त्री दुनिया की सारी स्त्री, पुरुष दुनिया के सारे पुरुष, पहाड़ दुनिया के सारे पहाड़। पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देते हैं। इन पंक्तियों में गाय, स्त्री और पुरुष और पहाड़ जातिवाचक शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द होते हुए भी अपने संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। ये शब्द हैं पर ये अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। अगर वस्तु का एक एग्जांपल लें तो जैसे होता है हर वस्तु 999 या हर कपड़ा 999, तो उस दुकान में जितनी भी वस्तु है वो सेम प्राइस पे है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी एक वस्तु आपको लेनी है, जो भी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो 10 चीज़ें हों चाहे वो 1000 चीज़ें हों, तो उससे पूरी एक जाति या पूरी एक टाइप ऑफ चीज़ों का बोध हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। वियोग यानी बिछुड़ना, ठीक है, अलग अलग होना। तो राम जब अलग हुआ तो सीता दुखी थी, ठीक है। भाव हो रहे हैं दुख के, दुख का यहाँ पर भाव है। जैसे ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर सुंदर जो है, सुंदरता, वो आपको कहीं पर दिखता नहीं है, या फिर कहीं पर आप उसको समझ नहीं सकते हो कि कौन सी चीज़ सुंदर है और कौन सी नहीं है। वो एक भाव है जो आपको समझ में आनी चाहिए। वो कोई ऐसा नहीं कि आपने रट लिया तो आपको याद हो गया, या आपने देख लिया तो आपको समझ में आ गया। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है। वैसे दुख को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, थोड़ी सी फीलिंग्स चाहिए, ठीक है। आम के पक जाने पर वह मिठास भरा हो जाता है। यहाँ पर कौन सा शब्द है? मिठास। क्योंकि मीठा होना किसी चीज़ का, वो आप देखकर नहीं बता सकते हो कि चीज़ मीठी है क्या। वो आपको खाने पर, या फिर अब आपको सूंघने पर, या फिर वो आपको समझने पर या गए पता चलता है। उसके बाद में तो बस यही है, इन पंक्तियों में दुखी, दुखी, राम के वियोग में सीता दुखी, सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता, और मिठास, आम के पक जाने पर वह मिठास। शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द भावनाओं और गुण के बोधक शब्द हैं। या तो इसमें कोई ना कोई फीलिंग है, या फिर इसमें कोई ना कोई अलग अलग तरह की पर्सनालिटी है, या एक अलग तरह की वो है, हम कह सकते हैं गुण है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है भाव का अर्थ। ये भाव का पूरा अर्थ लिखा हुआ है, इससे हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि भाव भाव क्या होते हैं? खुशी, क्रोध और दुख इत्यादि। खुशी, क्रोध या दुख जो भी है वो सब क्या है? भाव है। दशा किसी की अमीरी गरीबी, ठीक है, ऊंच नीच तो नहीं, अमीरी गरीबी, ठीक है। और हम दशा में क्या ले सकते हैं? भूखा प्यासा, ये भी सही है, ठीक है। एक होता है दशा में हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसकी पूरी ओवरऑल
मध्यम वर्गीय भी एक दशा ही होती है। तो इस तरह से अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, अधेड़, इस तरह से। गुण, मिठास, कोमलता, कठोरता। जैसे कि हमने एक क्लास एग्जाम्पल देखा था कि कठिन है, तो कठिन एक तरह का गुण है। कठिन होना किसी चीज़ का, आई थिंक, मुझे लगता है एक गुण है। और वैसे तो यहाँ पर मिठास ज़्यादा अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ पर सुंदरता ज़्यादा अच्छा शब्द है कठिन से, तो हम सुंदरता को भाववाचक संज्ञा के रूप में लेंगे। अगर ये होता कि आम बहुत कठोर है या आम बहुत जो है रसीला है, तो वो उसके गुण हो जाते हैं। ठीक है, तो मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता इत्यादि सब क्या है, गुण है। उसके बाद में है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। तो यहाँ पर हमारी सेना यानी पूरी की पूरी, पूरा एक समुदाय। अब हमने देखा था कि ये वाला जो था जाति वाले में क्या हो रहा था, जाति वाले में कि सेना कोई जाति नहीं है, सेना एक समुदाय है। ठीक है, कक्षा 10वीं कोई जाति नहीं है, वो एक समुदाय है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, कक्षा 10वीं के छात्र बहुत मेहनती हैं। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सभा वर्ड यहाँ पर आ गया। इन पंक्तियों में है सेना, सभा, कक्षा। अच्छा, कक्षा 10वीं में से हम कक्षा वर्ड ले सकते हैं क्योंकि 10वीं, 8वीं, 11वीं कोई भी हो सकती है, तो इसलिए। और सभा समुदायवाचक शब्द है या समूहवाचक शब्द है, संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि ये शब्द अपने संपूर्ण वर्ग का बोध कराते हैं। और क्योंकि ये जो शब्द हैं ये वाले वेट अ सेकेंड, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये क्या कराते हैं, संपूर्ण जाति का, यहाँ पर लिखा है संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। और ये वाले जो शब्द हैं ये अपने संपूर्ण वर्ग का बोध करवाना है। तो वर्ग और जाति में फ़र्क है। ठीक है, वर्ग और जाति में फ़र्क है। जैसे सोना, सभा, कक्षा, झुंड, लकड़ी का गट्ठा, गेहूं का ढेर इत्यादि, ये सब एक समुदाय है। गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठा, ये भी समुदाय है। ये जाति नहीं है कि लकड़ी एक जाति है। जाति क्या है, जाति है वस्तु, लकड़ी एक तरह का वर्ग है। मतलब कि अगर हम कहें तो मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमने दो चीज़ें देखी। पहली कौन सी थी, संपूर्ण जाति, और दूसरी थी संपूर्ण वर्ग। ठीक है, तो अब हमने देखा कि जो वर्ग है, जाति जो है वो अलग अलग वर्गों में बटी हुई है। जाति जो है अलग अलग वर्गों में बटी है। ओके, क्लियर। जैसे वर्ग है कि जाति है वस्तु, तो वस्तु जाति में लकड़ी अलग हो गया, कपड़े अलग हो गए, ठीक है, कांच का सामान अलग हो गया, और प्लास्टिक का सामान अलग हो गया। तो इस तरह से वर्गों में बटी हुई है वस्तु जाति। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जातिवाचक क्लियर हो गया और समुदायवाचक भी क्लियर हो गया। ठीक है, द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब होता है कोई पदार्थ, कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़। जैसे तेल, अब तेल जो है एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, एक चीज़ है। इसके लिए मैं एक, तो अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता ना कि द्रव्यवाचक और इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो फिर आपको पहले तो पीछे वाली जो क्लासेस हैं, लिटरली कह रही हूँ, कोई मैं मतलब ऐसे नहीं कि मैं आप पे कोई समझते हो कि कोई आपको मजाक उड़ा रही हूँ या फिर आपको कह रही हूँ गो टू स्मॉल स्टैंडर्ड्स या ऐसा कुछ नहीं। कोई भी छोटा आसपास में रहता हो या आपका कोई भी ब्रदर सिस्टर हो, उससे अपनी ग्रामर की बुक लें, और 4th 5th क्लास की बुक में 6th 7th तक की बुक में भी आपको इजीली मिल जाएगा। और 4th 5th में आपको थोड़ा सा इजी वे में मिलेगा, 7th 8th वाली में थोड़ा सा हार्ड में मिलेगा, बट मिल ज़रूर जाएगा। तो अगर आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो फिर आपको क्लियर होना है। ठीक है, मैं ये जो संज्ञा वाला पार्ट है इसको मैं यही एंड कर रही हूँ। देयर इज़ अ बिग रीज़न, क्योंकि जैसे नेक्स्ट पार्ट है सर्वनाम,
तो मैं क्या चाहती हूँ कि सर्वनाम वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, ताकि किसी को अगर सर्वनाम पढ़ने हो केवल तो वो वीडियो उसके भी काम आ जाएगी, और अगर आप जो हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं विद पद परिचय ओनली तो उसके भी काम आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों एंगल से वो वीडियो यूज़फुल हो जाएगी, इसलिए ओनली फॉर दैट रीज़न। अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू इन दिस ऑल्सो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम डूइंग सो क्योंकि सर्वनाम है वो अलग से आ जाएगा, तो वो पूरा एक तरफ हो जाएगा और वो पूरा एक तरफ हो जाएगा, है ना, इस तरह से, इसलिए ओनली, बाकी कोई रीज़न नहीं है। एंड सो बस उसमें आओ, उसमें करते हैं, बस इतना सा है ये, फिर उसके बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक संज्ञा तो हमारा चल ही रहा था, संज्ञा आज अभी कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, इसके जस्ट अगला वाला वीडियो जो है वो सर्वनाम का है, तो बस आपको वही देखना है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।